देखिए, हम लोगों ने बैंकिंग, इसके पहले इकोनॉमी में बैंकिंग शुरू किया था। बैंकिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य रह गए थे। तो अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य शुरू कर रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों में एक बात ध्यान रखिएगा, हमसे करंट के उस जो पहला इकोनॉमी का वो था उसमें करंट का एक चैप्टर, करंट का एक टॉपिक हम लोगों ने उठाया था अम्फान के संदर्भ में। तो अब ये कर रहे काफ़ी घालमेल हो जाता है। अब हम करंट जो है हफ्ते में एक दिन रखेंगे, जैसे कोचिंग में रखते थे। बस अंतर ये हो जाएगा कि कोचिंग में तो कई लोग रहते हैं, करंट आपको कई लोग पढ़ाते हैं। यहाँ पे करंट हम अकेले ही पढ़ाएंगे और आपको लोग नहीं पढ़ा पाएंगे। लॉकडाउन में कौन घर पे आएगा। तो आप अभी इकोनॉमी पढ़ा रहे, हफ्ते में एक दिन करंट लेके चलेंगे। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कार्य हैं उसमें पहला काम होता है नोट छापने का काम, मुद्रा जारी करने का काम। नोट छापने का काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, उसके लिए 1957 में पॉलिसी निर्धारित की थी और उसको कहा गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कब? 1957, 1957। और ये था MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये MRS में ये कहा गया कि 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए का विदेशी शेयर या बॉन्ड ये रिजर्व बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा और उसके आधार पर यानी 200 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा और इसके अनुपात में मुद्रा जारी करेगा। ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की मुद्रा नहीं जारी कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में जारी भी कर सकता है, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है। अब इसमें 1 रुपए या 1 रुपए से कम की नोट या मुद्रा ये छापने का काम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का होता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। लेकिन 1 रुपए से ऊपर के जो भी मुद्रा होगी उसको छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है और उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, या आप नोट पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहला काम तो ये हो गया कि रिजर्व बैंक नोट छापने का काम करता है। इस पॉइंट को देख लीजिए, 1957 में MRS सिस्टम अपनाया गया। MRS का मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है। तो ये प्रणाली अपनाई गई जिसमें 200 करोड़ रुपए रखा गया। अब देखिए दूसरा आ जाइए रिजर्व बैंक के कार्य में। ये बैंकों का बैंक है। देखिए आपका हो गया RBI और ये सारे बैंक हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक और जितने भी बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये सारे बैंक हो गए। हम तो ये बैंक हो गए। जैसे हमारा बैंक कौन है, ये जनता का संपर्क इन बैंकों से होता है। ठीक है। और इनका संपर्क रिजर्व बैंक से होता है। तो ये बैंकों का बैंक है। ठीक है। बैंक के लिए नियम निर्धारित करना, बैंक की क्रेडिट पॉलिसी तय करना, ये सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब आइए सरकार के बैंकर के रूप में देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार इनके बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। जैसे जितना भी टैक्स आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन टैक्स को अपने पास रखता है। भारत सरकार टैक्स जमा कराती है और वो रिजर्व बैंक के पास रखती है। तो ये बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। और जैसे भारत सरकार कोई ऋण पत्र जारी करती है या शेयर जारी करती है, भारत सरकार के यानी सरकारी शेयर जो होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियरिंग हाउस के रूप में काम करता है। क्लियरिंग हाउस क्या होता है? देखिए, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, आपको चेक मिला, किसी ने चेक दिया आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या पंजाब नेशनल बैंक का, लेकिन उस बैंक में आपका खाता नहीं है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके अपने अकाउंट में
वो चेक लगा देंगे। अब वो जिम्मेदारी बैंक ऑफ बड़ौदा की है या जिस बैंक का आपका अकाउंट है कि वो दूसरे बैंक को चेक दे और अपना पैसा ले ले, आपका पैसा ले ले। तो अब ऐसे तो बहुत सारे बैंकों के पास बहुत सारे चेक आएंगे, बहुत सारे बैंकों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हर जिले में एक क्लियरिंग हाउस की स्थापना की जाती है। वो क्लियरिंग हाउस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, लेकिन आप जानते हैं कि हर जिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता नहीं है। तो 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था और भारतीय स्टेट बैंक के करीब लगभग 20% शेयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी खरीदे थे। तो जब 20% शेयर खरीदे तो उस समय यही कहा गया था कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काम करेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि बैंक है। अब जहाँ जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा नहीं है वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यानी कि क्लियरिंग हाउस कौन हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अब वो जो है सारे बैंक के प्रतिनिधि या कर्मचारी आते हैं और वहाँ ये आदान प्रदान करते हैं, तो क्लियरिंग हाउस हो गया। अब देखिए कि विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना, आप जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है वो इस पर निर्धारित करती है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। इससे पता चलता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। और विदेशी मुद्रा भंडार का रक्षक या कस्टोडियन वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा विदेशी विनिमय को भी नियंत्रित करता है। विदेशी विनिमय का मतलब कि $1 के मतलब एक भारतीय मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्रा की वैल्यू क्या है उसकी देख रेख या नियंत्रण करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतने काम तो हो गए, अब आइए और भी महत्वपूर्ण काम है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों की क्रेडिट पॉलिसी को तय करता है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब कि बैंक किस आधार पर लोगों को ऋण देंगे, ये तय करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। बैंकों को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन कुल मिला के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही क्रेडिट पॉलिसी तय करता है। साख नियंत्रण इसको कहते हैं। क्रेडिट पॉलिसी जो होती है यानी साख नियंत्रण, वो देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक कारक है। रुपए का जो फ्लो होता है वो क्रेडिट पॉलिसी पर ही आधारित होता है। जितनी तरलता आती है, जितना फ्लो बढ़ता है, उतना जनता के पास पैसा आता है और उतना जनता पैसे खर्च करती है। ठीक है, तो वो महंगाई भी बढ़ाती है, लेकिन कभी कभी आवश्यक भी होता है कि जब जनता के पास पैसे नहीं होते हैं, तो जब पैसे नहीं होंगे तो पैसे के लिए तो बैंक के ही पास जाएगी ना। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो सरकार ने कोशिश की कि लिक्विडिटी बढ़ा दें। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऋण बांटिए। तो ये क्रेडिट पॉलिसी जनता के पास पैसे भी बढ़ाता है, तरलता भी बढ़ाता है, बाजार को भी नियंत्रित करता है और मुद्रास्फीति, अगर महंगाई बहुत बढ़ जाए तो यही क्रेडिट पॉलिसी ही मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति का अर्थ सीधे सीधे जानिए महंगाई। तो इसको क्रेडिट पॉलिसी के आधार पर मुद्रास्फीति को भी यानी महंगाई को भी यानी इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित करता है। अब देखिए साख को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय रिजर्व बैंक करता है। पहला, बैंक दर। बैंक दर, अब देखिए ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये सारे बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी जो बैंक है यूनाइटेड बैंक, ये सारे बैंक हो गए। अब होता क्या है कि देखिए बैंकों का बैंक है और जनता का संपर्क इन बैंकों से ना, जनता इनसे संपर्क करती है। अब देखिए जैसे जनता को लोन लेना है तो वो इन बैंकों के पास जाएगा, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाएगा जिसका अकाउंट वहाँ है, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा, कोई अन्य बैंकों के पास जाएगा।
तो जनता जब लोन लेगी तो उसको किस दर पे मिलेगा? तो ब्याज दर पे, ठीक। और ये बैंक, जब बैंक से लोन लेगा, बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेगा, तो वो जब रिजर्व बैंक से लोन लेगा तो उसको कहेंगे बैंक दर, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंकों को लोन देगा तो वो बैंक दर पे देगा, और बैंक जो है जब जनता को लोन देंगे तो वो देंगे ब्याज दर पे, ठीक है। अब जब बैंक दर बढ़ेगा तो ब्याज दर भी बढ़ा देगी बैंक, और बैंक दर जब आरबीआई बैंक दर घटा देगी तो ये बैंक ब्याज दर घटा देगी, ठीक है। तो साख नियंत्रित हो गया भाई, बैंक दर जब बढ़ जाएगा तो ब्याज दर बढ़ जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा तो लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी, साख नियंत्रित हो गया। और जब बैंक दर घट जाएगा तो ब्याज दर भी घट जाएगा, तो लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि साख को और थोड़ा सा लिक्विड कर रहे हैं, तरल कर रहे हैं। अब आइए दूसरा हो गया रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? इसको आजकल रेपो दर का ज्यादा प्रयोग कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेपो दर क्या होता है? देखिए, रेपो दर क्या होता है कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को घंटों के हिसाब से लोन दे, ठीक है, घंटों के हिसाब से, दिन के हिसाब से दे तो 15 से 20 दिन अधिकतम। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को घंटों के हिसाब से देती है तो उसको रेपो दर कहते हैं। अभी रेपो दर अभी हाल में सरकार ने घटाया है, लगभग 4.4% किया है। रेपो दर घटाने के पीछे कारण ये था कि ये बैंक जो हैं लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण दें, और कम ब्याज दर पर ऋण देंगे तो, और दूसरा चीज़ ये होता है कि उनके पास धन भी ज़्यादा बढ़े, तो जब ज़्यादा देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा और लोग खरीदारी करेंगे, तो जो एक प्रकार से आर्थिक मंदी का दौर आया है इससे निकलने का एक उपाय है। तो दूसरा साख नियंत्रण की नीति के अंतर्गत हो गया रेपो दर को नियंत्रित करना। पहला हो गया बैंक दर, दूसरा हो गया रेपो दर। अब आ जाइए रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर क्या होता है? देखिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा किए, इसी तरीके से ये बैंक कहाँ जमा करेंगे? वो जमा करेंगे आरबीआई के पास, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो गया, उसने आरबीआई के पास पैसा जमा कर दिया, आरबीआई उसके बदले में इनको ब्याज देता है। अभी कुछ समय पहले आरबीआई ने रिवर्स रेपो दर घटा दिया है। रिवर्स रेपो दर घटाने का मतलब ये हो गया कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा हो जाएगा? कि बैंक जब अपना पैसा यहाँ नहीं जमा करेंगे तो वो क्या करेंगे? जनता को पैसे बांटेंगे। क्यों बांटेंगे? क्योंकि इनको रिजर्व बैंक ने जब रिवर्स रेपो दर घटा दिया है तो अब बैंक को इनके पास जमा करने में फ़ायदा नहीं है। बैंक क्या करेगी? इनको ज़्यादा पैसा देगी। तो रिवर्स रेपो दर का मतलब कि बैंक जब अपना पैसा जो उनके बच जाता है तो वो रिजर्व बैंक के पास जमा करती है ताकि उसको पैसा मिले, ब्याज मिले, ठीक है। तो अगला जो हो गया कि रिवर्स रेपो दर, ये भी लिक्विडिटी को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। इसके बाद आइए CRR, इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो देखिए क्या होता है। कैश रिजर्व रेशियो जो है ये 1934 के भारत सरकार अधिनियम में कैश रिजर्व रेशियो का प्रयोग किया गया था और अभी भी चल रहा है। ये सारे नियम 1934 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसी के तहत ये सारे हैं। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है कि रिजर्व बैंक ये कहता है कि जितना आपके पास पैसा जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत आप आरबीआई के पास जमा करेंगे। ये प्रतिशत 3% से 15% के बीच था, न्यूनतम 3% और अधिकतम 15%। तो अभी 2007 में ये मिनिमम लिमिट जो थी 3% की वो समाप्त कर दी गई है। तो अब ये है कि 3% से 15% के बीच में पहले जो होता था वो रिजर्व बैंक के पास बैंकों को जमा करना
पड़ता था, सुरक्षित रखना पड़ता था। अब 3% की लिमिट ख़त्म कर दिया है। तो इसको जो है कि ये भी लिक्विडिटी को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। जब रिजर्व बैंक कह देगा नहीं 15% रखिए, तो बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, अब जो बचा उसी से अपना सारा काम करें। जब कहेगा नहीं 10% करो, तो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा, तो वो काम करेंगे, जनता को ऋण देंगे, उद्योगों को ऋण देंगे, और ये भी एक कारक होता है आर्थिक मंदी से बाहर निकलने का, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो खर्च करेंगे, और जब खर्च करेंगे तभी तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी। अब आइए CRR। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर ये भी माना जाता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि ये 4 जो चीज़ें हैं ये मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के ये 4 हथियार भी माने जाते हैं। क्रेडिट पॉलिसी तो है ही है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि क्रेडिट पॉलिसी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को भी नियंत्रित करने का एक बड़ा कारक है। तो पहला बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और CRR। बैंक दर हमने बता दिया, जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण दे वो बैंक दर, ठीक है। रेपो दर, जब रिजर्व बैंक बैंकों को बहुत कम समय के घंटों के हिसाब से ऋण देता है तो वो हो गया रेपो दर। अगला देखिए रिवर्स रेपो दर, जब बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं और उसके बदले में उनको ब्याज मिलता है तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ये हो गया CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से ये कहता है कि भाई अपना पैसा जो कि 3% से 15% के बीच में था वो हमारे पास सुरक्षित रखें। ये 3% की लिमिट 2007 में हटा दी गई, ठीक है। तो इसको ये हो गया अपना, ये जो है कि 1934 के अनुच्छेद 42 से 1934 रिजर्व बैंक की जो धारा है उसकी 42A के अंतर्गत ये नियम बनाया गया था। अब आइए SLR एक होता है, SLR, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। जब रिजर्व बैंक कहता है बैंकों से कि आप जितना आपके पास जमा है उसका एक निश्चित प्रतिशत शेयर के रूप में या सोने के रूप में इस तरीके से या बॉन्ड के रूप में अपने पास सुरक्षित रखें, तो इसको कहेंगे SLR। ये दर 25% से 40% तक थी। 2007 में इसकी भी न्यूनतम जो 25% की दर थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अगला हो गया SLR। ये जो है ये भी क्रेडिट पॉलिसी निर्धारित करता है। अरे भाई जब ज़्यादा रखने को कह देंगे ज़्यादा रखिए सोना या ज़्यादा रखिए शेयर, तो फिर कम इनके पास लिक्विडिटी रह जाएगी, तो ये भी क्रेडिट पॉलिसी को निर्धारित करता है। लेकिन मुद्रास्फीति को निर्धारित करने के लिए, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए यही 4 ऊपर के हैं, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और CRR। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी को निर्धारित करने में 5वां ये आ गया SLR, ठीक है। अब आइए, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आ गए हैं, ठीक है। एक आया है PLR, इधर वाला मिटा रहे हैं। PLR क्या होता है देखिए, PLR का मतलब ये होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट, इसको कहेंगे PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट। प्राइमरी लैंडिंग रेट क्या होता है कि रिजर्व बैंक ने कहा, अब ये चूंकि आप जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं, बैंकों का भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड के बेसले नगर में है, बेसल कहा गया है, बेसल मानक भी है वो भी बताएंगे। तो स्विट्जरलैंड के बासले नगर में है, तो वहाँ से सारे बैंक निर्धारित करते हैं और वो पूरे वर्ल्ड में ही हो जाता है। तो एक आ गया PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट। प्राइमरी लैंडिंग रेट क्या होता है कि उसमें एक आ गया कि भाई ऐसा है कि एक रेट निर्धारित कर दिया गया कि इससे नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक, इससे नीचे की दर पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक
किसी को भी ऋण नहीं देगा। ये हो गया पीएलआर। और ये पीएलआर निर्धारित करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब पीएलआर से भी काम नहीं चल रहा था तो अगला आ गया बीपीएलआर। यूरोपीय देशों में इसको लागू किया गया, भारत में भी है। इसको कहा गया बेंचमार्क प्राइमरी लैंडिंग रेट, बीपीएलआर। बीपीएलआर क्या हो गया कि भाई बीपीएलआर में ये कहा गया कि उसमें जो आपके बहुत ऐसे ग्राहक हैं जो बहुत विश्वसनीय हैं उनको थोड़ा सा आप छूट दे सकते हैं, विश्वसनीय ग्राहकों को, और उनकी ब्याज दर थोड़ा कम कर देते थे। अब ये हुआ कि भाई बैंकों को छूट हो गई। रिजर्व बैंक ने कहा कि बीपीएलआर पे भी आप दे सकते हैं, बहुत अच्छे ग्राहक हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं और उनका सारा कारोबार अच्छा चल रहा है, विश्वसनीय है, बीपीएलआर पे दीजिए। लेकिन हुआ क्या कि बीपीएलआर के आधार पर होने लगा कि जो उनके वाणिज्यिक ग्राहक थे उनको ज़्यादा छूट और जो उनके खुदरा ग्राहक थे उनको कम। ये सारी थोड़ा बहुत इनबैलेंस होने लगा। तो फिर ये हुआ कि अब एक बेस रेट निर्धारित कर दिया गया, उसको कहा गया बेस रेट। अगला हो गया बेस रेट। अब बेस रेट जो हो गया, बेस रेट का मतलब ये हो गया कि उन्होंने कहा कि भाई बेस रेट के आधार पर अब इससे कम नहीं जा सकते हैं, बेस रेट के ही आधार पे आप ऋण देंगे। तो ये सारे हो गए बेस रेट। अब देखिए एक आ गया है एमएसएफ, इसको कहा गया मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी, बिल्कुल 2011 में आया है। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी क्या हो गया, ध्यान से, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी 2011 में आ गया। इसमें रिजर्व बैंक ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि अब आप जैसे कि 2011 में कहा कि भाई ऐसा है कि जितना बैंकों का जमा है पैसा उसका 1% वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से ले सकते हैं। ये हो गया मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी। इसमें सप्ताह के 6 दिन निर्धारित किए गए, शनिवार को छोड़कर, शनिवार को नहीं देंगे और शेष दिन एमएसएफ की सुविधा वाणिज्यिक बैंक ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका एमएसएफ। ठीक है, ये आपके रिजर्व बैंक के मेन काम हो गए। रिजर्व बैंक को अभी जैसे कि हमने आपको बताया प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा देने को कहा गया, 40% कहा गया कि आप प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देंगे। उस 40% जो प्राथमिक क्षेत्र में कहा गया उसमें भी 18% कृषि क्षेत्र में कहा गया है। मतलब बैंकों को ज़्यादा सामाजिक जिम्मेदारी दे रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि बैंकों की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर क्षेत्र में बैंक आ गए हैं। तो कृषि क्षेत्र में किसानों को, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहीं से सारी चीज़, 65% आबादी हमारी आज भी कृषि पर निर्भर है। तो ये होगा कि भाई उनको ध्यान में रखते हुए 18% आप ऋण देंगे। ये हो गया। अब देखिए रिजर्व बैंक जो है, ये तो रिजर्व बैंक के कार्य हो गए। रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की दर को भी निर्धारित करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का बहुत बड़ा कारक बनता है, बहुत सक्रिय भूमिका अदा करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग 4 हथियार मान सकते हैं। ये हम आपको शुरुआत में ही बताएं और फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि बैंक दर को नियंत्रित करके, रेपो दर को नियंत्रित करके, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो को नियंत्रित करके, और रिवर्स रेपो दर को नियंत्रित। अब इसमें देखिए बैंक दर जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो उस आधार पे ये घटाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इनको बैंक दर अगर बढ़ा देंगे तो ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, रेपो दर बढ़ा देंगे, इसको ऐसे देख लीजिए, बैंक दर बढ़ा देंगे तो जनता को जो बैंक ब्याज दर देते हैं वो ब्याज दर बढ़ा देंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे तो ऋण कम लोग लेंगे, तो थोड़ा सा महंगाई नियंत्रित होगी। रेपो दर बढ़ा देंगे, रेपो दर कम घंटे के लिए दिया जाता है, तो भी बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंक जनता को ऋण जो कम देंगे या महंगे दर पे देंगे। CRR की दर हमने बता ही दिया, CRR नगद आरक्षित अनुपात, तो वो जो है रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित रखना पड़ता है।
और रिजर्व बैंक के पास जब ज़्यादा सुरक्षित रखवा लेगी रिजर्व बैंक, तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, कम ऋण बांटेंगे, महंगे दर पर ऋण बांटेंगे, तो भी महंगाई नियंत्रित होगी। और रिवर्स रेपो दर को कम करते हैं, ये तो बढ़ाते हैं, ये कम करते हैं। अच्छा, रिवर्स रेपो दर को कम करने का एक ये होता है कि रिवर्स रेपो दर एक ऐसा हथियार है जो महंगाई को हर तरीके से नियंत्रित करता है। जैसे बैंक को अगर रिवर्स रेपो दर कम कर दिया तो बैंक उसमें कम जमा करेंगे ना, और कम जमा करेंगे तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऋण बांटेंगे, ज़्यादा ऋण बांटेंगे। देखिए, पैसा जो बांटते हैं तो वो देखा जाता है कि कब जनता के पास पैसा कम है तो पैसा बांटो, जैसे आजकल पैसा बांट रहे हैं ताकि खरीदारी करें तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमे। कभी कभी बैंकों के पास जनता के पास पैसा, महंगाई बढ़ती चली जाती है, जनता के पास पैसा ज़्यादा आ जाता, तब ये होता है कि इनको फिर से पुनर्विचार करो, नियंत्रित करो, ताकि पैसा का फ्लो कम हो, प्रवाह कम हो, और पैसा जब कम होगा तो खरीदारी कम करेंगे तो महंगाई नियंत्रित होगी। तो ये दोनों तरीके से, दुधारी तलवार होता है, दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान शब्दों में हम हर चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके से हम क्लास में भी पढ़ाते हैं। टीचर से भी आप जानते हैं, हम लोग पढ़ाते समय हम ध्यान रखते हैं कि बहुत आसान शब्दों में। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि क्लास में बैठा सबसे कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आए। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक भी कर रहे हैं, काफ़ी शेयर भी कर रहे हैं, लगभग 600 पहुँच गया है और ज़्यादा हो गया होगा अब तक, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मनोबल हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है। तो और आगे चलकर हम ऑनलाइन भी शुरू करेंगे, जैसे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाएगी। आप दे रहे हैं डे 1 से आज तक लगातार हम अपग्रेड ही कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।